8 मार्च 2014 मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से फ्लाइट संख्या MS-370 ने बीजिंग के लिए उड़ान भरी, लेकिन अपनी मंजिल तक कभी पहुंची ही नहीं। उड़ान के कुछ घंटे बाद ही वो फ्लाइट रडार पर नजर आना बंद हो गई। सैटेलाइट डेटा से पता चला कि फ्लाइट अपने तय रास्ते से इतर जाकर साउथ इंडियन ओशन के ऊपर क्रैश हो गई है। सरकार ने तलाश शुरू की, करोड़ों रुपए खर्च कर सालों तक सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन फ्लाइट की कोई खोज खबर नहीं मिली। आधुनिक समय की यह सबसे बड़ी अनसुलझी गुत्थी थी। अब एक बार फिर से MS-370 को तलाशने के लिए एक मिशन शुरू किए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। मलेशिया की सरकार की ओर से कहा गया है कि अमेरिकी फर्म ओशन इन्फिनिटी ने एक बार फिर MS-370 के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। 2018 में भी कंपनी सर्च ऑपरेशन कर चुकी है, लेकिन उस वक्त MS-370 का कोई भी सुराग नहीं मिला था। मलेशिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंथनी लोक ने कहा कि हम साक्ष्यों की क्रेडिबिलिटी चेक करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम कैबिनेट से इस ऑपरेशन के लिए मंजूरी लेंगे और सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू होगा। अब सवाल यह है कि 8 मार्च 2014 को आखिर हुआ क्या था। देखिए ये वीडियो। आज 2014 मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 370 मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ी। ठीक सुबह 12:42 पर, मतलब मध्य रात्रि को बीते हुए लगभग पौना घंटा हो चुका था। केबिन में 10 फ्लाइट अटेंडेंट थीं, सभी मलेशियाई मूल की। 227 यात्रियों में से अधिकांश चीनी यात्री थे, 38 मलेशियाई थे। फ्लाइट में कुछ अन्य देशों के भी इक्का दुक्का नागरिक यात्रा कर रहे थे। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उसी हिसाब से फर्स्ट ऑफिसर फारिक जहाज उड़ा रहे थे और कैप्टन ज़ाहरी आलम शाह ने रेडियो कम्युनिकेशन संभाल रखा था। ज़ाहरी की बातें थोड़ा असामान्य थीं। जैसे 1:01 पर उन्होंने कहा कि वो 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, जबकि स्टैंडर्ड ये है कि आपको किसी ऊंचाई पर पहुंचने पर नहीं, उस ऊंचाई से हटने पर रिपोर्ट करना होता है। 1:08 पर फ्लाइट ने मलेशियाई समुद्र तट को पार किया और वियतनाम की दिशा में जाने लगा। ज़ाहिरी ने फिर से विमान का स्तर 35,000 फीट बताया। 11 मिनट बाद कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस फ्लाइट के क्रू मेंबर्स के लिए एक संदेश प्रसारित किया। मलेशियन 370 हो ची मिन 120.9 से संपर्क करें। शुभ रात्रि। ज़ाहिरी ने उत्तर दिया, शुभ रात्रि मलेशियन 370। ये MH-370 फ्लाइट में से आई आखिरी आवाज थी। इसके बाद कई जोन्स के कई हवाई अड्डों के ग्राउंड स्टाफ ने कई बार इस फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विमान गायब हो चुका था, हमेशा के लिए। मलेशियाई वायुसेना के आंकड़ों से पता चला कि जैसे ही MS-370 रडार से गायब हुआ, वो तेजी से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गया। इसके बाद वो मलय प्रायद्वीप के ऊपर से उड़ा, फिर पेनांग द्वीप के चारों ओर घूमने के बाद वहां से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ा और अंत में अंडमान सागर को पार कर चुकने के बाद रडार की रेंज से ओझल हो गया। इसके पूरे रूट का अध्ययन करने के बाद विशेषज्ञों ने पाया कि ये अपहरण का मामला नहीं हो सकता था, ना ही ये एक्सीडेंट या पायलट की आत्महत्या करने का मामला हो सकता था। मलेशिया की सरकार ने क्रू और यात्रियों का बैकग्राउंड चेक भी करवाया था, उसमें भी कोई आशंकित करने वाली चीज नहीं पाई गई थी। हालांकि कुछ सोर्सेस के अनुसार कैप्टन ज़ाहिरी का हाल ही में तलाक हुआ था और उनके साथ कई और घरेलू दिक्कतें भी चल रही थी। यूं इन सोर्सेस का मानना था कि शायद प्लेन का क्रैश होना कैप्टन ज़ाहिरी की आत्महत्या का कोलेटरल डैमेज था। आश्चर्य की बात यह थी कि अपने रूट से भटकने के बाद पूरे समय तक प्लेन ऑटो पायलट मोड में था। मतलब इसे ऐसे समझा जा सकता है कि 6 घंटों तक प्लेन को कोई इंसान नहीं चला रहा था और बाद में भी ये हिंद महासागर में किसी हादसे की वजह से नहीं, ईंधन खत्म हो जाने के चलते क्रैश हुआ था। हालांकि उसका शुरुआत में तेजी से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ना पूरी तरह मानवीय घटना थी। मतलब ये एक ऐसी चीज थी जो पायलट या फर्स्ट ऑफिसर में से ही किसी एक के द्वारा अंजाम दी जा सकती थी। प्रारंभिक खोज साउथ चाइना सी पर केंद्रित की गई, लेकिन 7 अलग अलग देशों में 34 समुद्री जहाजों, 28 विमानों और कुछ सैटेलाइटों को खोज में लगा चुकने के बावजूद कहीं भी कुछ नहीं मिला। बाद में रूट के बारे में सही जानकारी मिलने के उपरांत खोज के प्रयास मलक्का की जलसंधि और अंडमान सागर पर केंद्रित हो गए। 15 मार्च को सैटेलाइट ट्रांसमिशन के सिग्नल से कुछ और जानकारियां पता चली, जिसके बाद खोज को और इलाकों में फैला दिया गया। संभावित क्रैश साइट के सबसे नजदीक कोई बड़ा देश था तो वो ऑस्ट्रेलिया था, इसलिए बाद में उसने ही इस खोजबीन के बड़े भाग की जिम्मेवारी ली।
फ्लाइट MH370 की खोज दुनिया की सबसे महंगी मरीन सर्च हो चुकी थी, लेकिन फिर भी 2015 तक मलबे का एक भी टुकड़ा नहीं मिल पाया था। एक सवाल जो सबके मन में आया कि क्या विमान टाइम ट्रेवल पर निकल गया। फिर 29 जुलाई 2015 को रियूनियन नाम के फ्रांसीसी द्वीप के एक समुद्र तट पर राइट विंग फ्लेपरन मिला। आसान भाषा में कहें तो विमान का एक छोटा सा हिस्सा मिला। इसके अगले 1.5 साल के भीतर तंजानिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और मॉरिशस के तटों पर मलबे के 26 और टुकड़े मिले। इन 27 टुकड़ों में से 3 को काफी हद तक निश्चित रूप से फ्लाइट 370 का माना गया। इन टुकड़ों के मिलने से उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर भी विराम लगा जिनके अनुसार ये विमान उड़ते उड़ते किसी दूसरे डायमेंशन में चला गया या टाइम ट्रेवल पर निकल पड़ा था। कुछ थ्योरीज तो इतनी वियर्ड थी कि कहती थी आकाश के बीच में एक वॉर्म होल है, विमान उसमें घुसकर ब्रह्मांड के किसी दूसरे छोर में पहुंच गया था। हालांकि इन सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में से किसी में भी बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र नहीं था, क्योंकि शायद इन थ्योरीज को बनाने वालों और इन पर विश्वास करने वालों को जियोग्राफी का पूरा ज्ञान था। इसके अलावा रियूनियन वाले विंग फ्लैपेरन और तंजानिया में पाए गए दाएं विंग फ्लैप के टुकड़ों का अध्ययन करने से यह भी पता चला कि विमान नियंत्रित तरीके से नहीं उतर रहा था। मतलब ये कि प्लेन की वाटर लैंडिंग या पानी में लैंडिंग के सायस प्रयास नहीं किए गए थे। इन मलबे के टुकड़ों के मिलने के बाद खोज को हिंद महासागर वाले एरिया में फोकस कर दिया गया था। अंततः मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन की सरकारों ने जनवरी 2017 में MH370 की खोज बंद कर दी। हालांकि एक अमेरिकी कंपनी ओशियन इन्फिनिटी मई 2017 तक खोज जारी रखे हुए थी। जुलाई 2018 में मलेशियाई सरकार ने लापता हुए MH370 पर अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की। इसमें किसी टेक्निकल खराबी की आशंका को असंभव मानकर खारिज कर दिया गया था और संभावना व्यक्त की गई थी कि विमान के रूट में बदलाव मानवीय कारणों के चलते हुआ था। मतलब ये कि दुर्घटना खुद से नहीं, किसी मैनुअल इनपुट के चलते हुई थी। लेकिन जांच से ये निर्धारित नहीं हो पाया कि फ्लाइट 370 आखिर अचानक से गायब क्यों हो गया था। हालांकि MH370 से लापता होने को लेकर इन सालों में काफी स्पष्टता आई है और उस रात जो कुछ भी हुआ उसमें से अधिकांश चीजों को समझना संभव हो पाया है। लेकिन कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के आज तक ना मिल पाने के चलते जितने सवालों के उत्तर मिले हैं उससे ज्यादा अनुत्तरित हैं। अब एक बात यह कि क्या छुपा रहा था मलेशिया। विमान के गायब होने के एक हफ्ते के भीतर द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सैटेलाइट ट्रांसमिशन के बारे में पहली रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें संकेत दिया गया था कि हवाई जहाज के ग्राउंड स्टाफ से कनेक्शन टूट चुकने के बाद भी वो कई घंटों तक उड़ता रहा था। मलेशियाई अधिकारियों ने बाद में ये बातें स्वीकार की थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि मलेशिया और वहां के अधिकारी जांच में बाकी देशों की पूरी तरह सहायता नहीं कर रहे थे। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से भेजे गए जांचकर्ताओं और खोजकर्ताओं के एक दल का मानना था कि मलेशिया बहुत कुछ जानता है और वो छुपा रहा है। इसी के चलते प्रारंभिक खोज साउथ चाइना सी पर केंद्रित थी, जहां कुछ नहीं मिला और जब तक सही जगह खोज शुरू हुई तब तक महत्वपूर्ण शुरुआती समय निकल चुका था। इसी सब को लेकर 24 मार्च को मलेशियाई प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने घोषणा भी की। वो बोले, अंतिम सिग्नल्स और इनमारसेट ट्रांसमिशन का विश्लेषण करके और यूके एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच AAIB की जांच से निष्कर्ष निकला है कि फ्लाइट हिंद महासागर के रिमोट एरिया में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ये रिमोट एरिया ऑस्ट्रेलिया से 27 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में पर स्थित है। द अटलांटिक नाम की एक अमेरिकी न्यूज मैगजीन के अनुसार अगर मलेशियाई अधिकारी सच्चाई को तुरंत बता देते तो शायद मलबा मिल जाता और इसका इस्तेमाल हवाई जहाज के अनुमानित स्थान की पहचान करने के लिए किया जा सकता था। ब्लैक बॉक्स बरामद हो सकते थे। उस वक्त मलेशिया के कार्यवाहक परिवहन मंत्री हिशामुद्दीन हुसैन ने कहा, हमारी सरकार ने फ्लाइट से जुड़ी सारी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की हैं, लेकिन हम कुछ भी छिपा नहीं रहे हैं, हम बस निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। विमान में सवार चीनी यात्रियों के परिवार भी मलेशिया के इस रवैये से नाराज थे। वो नाराज तो थे ही और उनका नाराज होना जायज भी था, लेकिन चीन की सरकार भी इस सबसे नाराज थी